चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं भारत में निर्वाचन प्रणाली, साथ में राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में हम जानेंगे इस क्लास में। ठीक है, और जानेंगे ओवरव्यू पूरा कंप्लीट, और इसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चंस के बारे में जो कि विवरण सहित होंगे। तो भारत में चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है। भारत में चुनाव के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है, जैसे कि हमने पीछे बात की। उसके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है। राजनीतिक दल को लोगों को एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर जो है यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम भी तय करता है। सामूहिक हित और एक जो विवादास्पद जो विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। ठीक है, वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम जो भारत में निर्वाचन प्रणाली है उससे संबंधित। तो संवैधानिक उपबंध की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो भाग नंबर 15, संविधान के भाग नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। संविधान में 324 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग नामक जो संस्था है उसका उल्लेख करता है। भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो, उससे जो है इसके अलावा मतलब 18 वर्ष से कम ना हो, और जिसे संविधान या विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून विधि के अधीन निर्धारित या फिर जो है पाबंदी नहीं लगाई गई हो, तो मतदान करने का अधिकार उसको होता है। ठीक है, इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 325 क्या बोलता है, यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, मूल वंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अथवा इन्हीं आधारों पर वह व्यक्ति शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 327 की अगर बात करें, संसद को विधायी शक्ति प्रदान करता है। उसके अनुसार वह संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या उसके प्रत्येक सदन के निर्वाचनों से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बना सकता है। इनमें जो है निर्वाचक नामावली की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अन्य चीज़ें यहाँ पर शामिल की जाती है। 326 जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है, इसके अंतर्गत केंद्र की लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की अगर बात करें तो इसके कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आपको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा एकल संक्रमणीय मत जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है, दो प्रकार की विधि यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए जो लोकसभा एवं राज्यसभा में विधानसभा चुनाव हेतु बहुलवादी व्यवस्था अथवा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यहाँ अपनाया जाता है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं जो राज्य विधान परिषद के निर्वाचन है उसके लिए आनुपातिक जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली यहाँ देखने को मिलती है। तो पहले जान लेते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव के लिए यह प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत पूरे देश को जो है जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में बांटकर उन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार का चयन किया जाता है। जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, भले ही वो डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों न हो, विजय घोषित हो जाता है। इस व्यवस्था में सत्ता में वही दल आता है जिसे बहुमत का जनादेश मिला हो। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह कमी है, इसमें केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है। अतः कई बार किसी चुनाव क्षेत्र में पड़े मतों का 35% से 40% मत पाने वाला प्रत्याशी विजेता घोषित हो जाता है। दूसरी विधि यहाँ देखने को मिलती है, दूसरा प्रकार, इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व राज्य विधान परिषद के जो सदस्य है उनके चुनाव के लिए यहाँ प्रयोग किया जाता है। यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, और इस व्यवस्था में सदस्यों के मत का मूल्य एक विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, और साथ ही प्रत्येक मतदाता को एक ही मतपत्र पर उतनी ही वरीयता निर्धारित या करने की छूट दी जाती है जितनी प्रत्याशियों की संख्या होती है। उन प्रत्याशियों के दूसरे व उत्तरवर्ती वरीयता मतों को शेष प्रत्याशियों में वितरित कर दिया जाता है जिन्हें न्यूनतम प्रथम वरीयता के मत पाए जाए हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने मिलती है, दो प्रकार की प्रणाली यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें चुनाव के प्रकार की, तो चुनाव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आम चुनाव, एक होता है मध्य अवधि चुनाव और एक होता है उपचुनाव। तो आम चुनाव की बात करें तो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। मध्य अवधि चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्धारित अवधि से पूर्व भंग होने के पश्चात होने वाले चुनाव को मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। इसके अलावा उपचुनाव की अगर बात करें तो किसी भी संसद सदस्य तथा राज्य विधानमंडल सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्ति होती है
तो उस पर पद को भरने के लिए जो चुनाव किए जाते हैं उसे उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगा 3 प्रकार के चुनाव के प्रकार। इसके बाद कुछ राजनीतिक दल होते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जो भूमिका होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और सभी देशों में चाहे वह साम्यवादी व्यवस्था हो, उदारवादी व्यवस्था हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, राजनीतिक दल को प्रत्येक व्यवस्था का अनिवार्य अंग भी माना जाता है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण एवं अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल का मतलब होता है संगठित लोगों का समूह जो कि चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। इन्हें बोला जाता है राजनीतिक दल। ठीक है, और 3 प्रमुख हिस्से होते हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो नेता होता है, सक्रिय सदस्य होते हैं और एक अनुयायी या समर्थक होते हैं। दलीय व्यवस्था की अगर बात करें तो एक प्रकार के स्वैच्छिक संगठन या लोगों का संगठित समूह है जो एक समान दृष्टिकोण एवं मूल भावना रखते हैं एवं संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये राजनीतिक दल कहलाते हैं। ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। एक तो प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल होते हैं, रूढ़िवादी राजनीतिक दल होते हैं, उदारवादी राजनीतिक दल और सुधारवादी राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, विश्व में प्राय 3 तरह की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो यहाँ हमको तीनों देखने को मिलेगी, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। भारत की जो दलीय व्यवस्था है, भारत के संदर्भ में दलीय व्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमको बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए भारत में विश्व का सर्वाधिक राजनीतिक दल वाला देश माना जाता है। मतलब यहाँ पे 8 राष्ट्रीय दल है, 52 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल और 2354 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल माने जाते हैं। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था की बात करें तो इस प्रकार के अंतर्गत जो है सत्ता पर एक दल का एकाधिकार होता है एवं अन्य दलों की भूमिका काफ़ी कम होती है। दो दलीय व्यवस्था की बात करें तो ऐसी प्रणाली के अंतर्गत अनेक दलों की उपस्थिति के बावजूद सत्ता संघर्ष में वर्चस्व मुख्य दलों का ही होता है, अर्थात सरकार सिर्फ उसी की बनती है जो दल बहुमत प्राप्त करता है और मुख्य विरोधी दल जो है प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की जो मान्यता है उसकी अगर बात करें यहाँ पे तो हमको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ कुछ मतलब कंडीशंस देखने मिलती है जिसके आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को यहाँ पे मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता की बात करें तो यहाँ पे देखिए लोकसभा अथवा राज्यसभा लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त हो एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से जो लोकसभा उसमें 4 सीटें यहाँ से प्राप्त हो, अथवा यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हों, अथवा यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो इन चारों मतलब तीनों कंडीशन में से कोई एक हो तो इसको जो है यहाँ पर राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित कर दिया जाता है। दूसरा होता है राज्य स्तरीय दल। तो इसी प्रकार की मान्यता इसमें कुछ है, जैसे कि राज्य की जो विधानसभा उसके आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो एवं इसके अतिरिक्त उससे संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त हो, अथवा राज्य में लोकसभा हेतु हुए चुनाव में डाले गए जो वोट है या जो कुल वैध मत है उसका 6% यहाँ देखने को मिलता है। तो ये इसी प्रकार की कुछ कंडीशंस है, आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ आप देख लीजिए कुछ जो दल है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय दल की बात करें तो यहाँ आपको देखने मिलेगा टोटल 8। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा नाम से जाना जाता है, कमल इसका चिन्ह है, वर्ष 1980 में ये देखने को मिलती है। ठीक है, स्थापित। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी बसपा, हाथी इसका चिन्ह है, वर्ष 1984। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हसिया इसका जो है हसिया वाली, वर्ष 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये हथौड़ा, हसिया एवं तारा ये 1964 में देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, हाथ का पंजा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी ये जो है इसका 1999 में देखने को मिलती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC जिसको बोलते हैं फूल एवं घास, वर्ष 1998 में। नेशनल पीपल्स पार्टी जैसे NPP बोलते हैं, पुस्तक इसका चिन्ह है, 2013 में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल प्रथम चुनाव से लेकर 17वें आम चुनाव तक की अगर बात करें तो यहाँ आपको ये देखने को मिलता है। देखिए
17वीं जो मतलब 2019 में जो 17वीं लोकसभा उसमें आपको देखने को मिलते हैं, देखिए राष्ट्रीय दल 7 और राज्य स्तरीय दल 52 देखने को मिलते हैं। पर पहले में अगर देखें तो पहले में आपको 14 और 39 देखने को मिलते हैं, तो आप इनको भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ देखिए भारत के नक्शे के अनुसार आपको दिया गया है, तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे देखिए लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में आपको 3 देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप देखें पंजाब में, तो पंजाब में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको इंडियन नेशनल लोकदल देखने को मिलता है, दिल्ली में आपको देखने को मिलता है आम आदमी पार्टी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये देखिए राष्ट्रीय लोकदल देखने को मिलता है और समाजवादी पार्टी देखने को मिलती है। बिहार की बात करें तो बिहार में ये कंप्लीट पार्टी देखने को मिलती है। सिक्किम में आपको ये देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो है असम की बात करते हैं, यहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश में ये वाला है। उसके बाद नागालैंड की बात करें तो ये नागा पीपल्स पार्टियाँ देखने को मिलती है। मणिपुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक देखने को मिलती है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपको यहाँ देखिए ये देखने को मिलता है। उसके बाद मिज़ोरम में आपको यहाँ पे ये पार्टी देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक देखने को मिलता है। झारखंड की बात करें तो यह यहाँ आप देख सकते हैं। नीचे चलें तो आप देख सकते हैं, देखिए तेलंगाना में आपको तेलंगाना राष्ट्र समिति देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती है, देखिए तेलुगु देशम पार्टी। पुदुचेरी में आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तमिलनाडु में यहाँ आप देख सकते हैं, केरल में भी, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें, गोवा की बात करें, उसके अलावा महाराष्ट्र यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं पूरे भारत की जो है पार्टी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जो कि पुराने वर्षों में पूछे गए और कुछ नए जो मॉडल क्वेश्चन आंसर उनको भी हम देखेंगे। पुराने वर्ष यानी कि IAS PCS में पूछे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ देखिए पहला जो है आपको देखने को मिलता है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो, कम से कम 4 राज्य, ठीक है। तो 4 राज्य हमने देखे थे, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचन हैं उस हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर है, यहाँ देख सकते हैं, यह वह वयस्काधिकार के आधार पर होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। वयस्काधिकार यानी कि 18 वर्ष से अधिक वाले कोई भी। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। मतलब चारों यहाँ पर सही है। डी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो यहाँ देखिए मुस्लिम लीग नहीं है, रेवोल्यूशनरी सोशल पार्टी ये भी नहीं है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी नहीं है, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ये भी नहीं है। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं है जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय दलों की सूची हमने पहले भी देखे थे, 8 है टोटल, जिसके अंतर्गत आप नाम देख सकते हैं इनकी, और स्थापना और उनका जो चिन्ह है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और यहाँ देखिए एक तरफ दिया है राजनीतिक दल, एक तरफ दिया है गठन का वर्ष। तो यहाँ देखिए सीपीआई की अगर बात करें तो ये 1920 में देखने को मिलती है। सीपीएम आपको देखने मिलती है 1964 में। AIADMK ये आपको देखने को मिलती है 1972 में, और तेलुगु देशम आपको 1982 में देखने को मिलती है। तो ए नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात जो है यहाँ देख सकते हैं, देखिए सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए ये तो हो गया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात उसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो AB वाजपेयी यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो है किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो यहाँ पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ये गलत है, ये नहीं, ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। तो ये 2 और 3 यहाँ पर सही है। 2 और 3 मतलब बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारतीय साम्यवादी दल का जो विभाजन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों यानी कि CPI और CPIM में जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1964 में हमको देखने को मिलता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को देखने को मिलता है, ठीक है।
दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमको देखने को मिलता है 15 फरवरी 1985। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं दल बदल निरोधक जो अधिनियम है 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ और यह अधिनियम जो है 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 192 में संशोधन करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट जो है दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में जो है 1979 में यहाँ पे अधिनियमित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में, बी नंबर का राइट आंसर है। ये जो है सितंबर 1979 में दल बदल को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। इस कानून के अनुसार यह विधानसभा का कोई सदस्य यदि विधानसभा का कोई सदस्य अपनी पार्टी को जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है यदि छोड़ता है तो वह विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। इस कानून के अनुसार यदि कोई सदस्य किसी विषय पर पार्टी द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध सदन में मत देता है या पार्टी के आदेश का उल्लंघन करता है या बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। राजनीतिक दलों को जो है मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए। तो ये बिल्कुल गलत है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से जो है 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे, ये बिल्कुल सही है। पात्र राजनीतिक दल द्वारा जो अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो ये भी सही है, यानी कि 2 को छोड़कर बाकी सब सही है। तो राइट आंसर हमारा होगा डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की जो है योजना इसकी अधिसूचना जारी की। वित्त मंत्री ने 2017-18 के बजट में भाषण में देश में राजनीतिक दल को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल वही दल ही चंदा ले सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हो। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहेंगे और राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान कर सकते हैं, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। तो दबाव समूह के रूप में अगर देखें तो देखिए लोकसभा के सदस्य को नहीं माना जा सकता, पंचायत के सदस्य को इनको भी नहीं माना जा सकता, मंत्रिमंडल के सदस्य इनको भी नहीं माना जा सकता, परंतु मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह के रूप में माना जाएगा। तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए दबाव समूह के रूप में इनको माना जा सकता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह, अनौपचारिक संगठन भी कहते हैं। इसे मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, साथ ही व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन, ये सारे जो है हमको दबाव समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से जो है दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ देखिए पहले तो हमको सत्य देखना पड़ेगा और कौन सा सत्य नहीं है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्याग दी हो। ठीक है, तो इससे जिससे वह संबंधित था, तो ये बिल्कुल सही है। किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा, ये भी सही है। किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेश होता है, तो ये भी सही है। पर डी वाला देखें तो लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। और डी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में सम्मिलित दल बदल विरोधी कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन से ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है वह यदि उस दल से अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो उसके बाद जब तक पद धारण किया रहता है तब तक उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता तो उसे अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा। परंतु यदि वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे अनर्ह ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो आचार संहिता का जो है एक संवैधानिक आधार है और इसलिए चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अयोग्य ठहरा सकता है, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों आंसर यहाँ पर सही है। सी नंबर का राइट आंसर होगा।
देखिए यहाँ पे जो है आदर्श आचार संहिता, जिसे अक्सर एक स्वैच्छिक नैतिक आचार संहिता के रूप में परिभाषित किया जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दो पार्टियों मतलब जो पार्टी होती है, उम्मीदवार होते हैं और सरकार का जारी किए गए दिशा निर्देश, इनका एक समूह होता है। इन दिशा निर्देशों का नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है। चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, भारत सरकार ने हाल ही में जो है चुनाव बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया। बिल्कुल सही, हमने पीछे देखे योजना के प्रावधानों के अनुसार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो या भारत में शामिल या स्थापित की गई इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। ये भी सही है। एक व्यक्ति चुनावी बॉन्ड केवल अकेले खरीद सकता है, अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से नहीं। तो ये गलत है। तो तीसरा गलत है, एक और दो सही है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ हमको देखने को मिलता है भारत सरकार ने देखिए 2018 में पारित किया। और यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो या भारत में शामिल या स्थापित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। एक व्यक्ति चुनावी बॉन्ड अकेले खरीद सकता है, अन्यथा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भी खरीद सकता है, जबकि वहाँ पर बोला गया था संयुक्त रूप से नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट है चुनावी जो प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसे FPTP के बोला जाता है, इसके संदर्भ में कथन पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इस मतदान पद्धति में एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 82 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के लिए उपबंध करता है। तो ये गलत है। तो हमारा केवल एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसके बारे में अगर देखें तो देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का तात्पर्य क्या है कि जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजय घोषित कर दिया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को सबसे सरल चुनावी प्रणाली माना जाता है और यह विभिन्न लाभ जैसे कि मतदाताओं को लोगों और दलों के मध्य चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने RC पोडवाल बनाम भारत संघ वाद में यह चिन्हित किया था कि यह आम चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का लाभ प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श आचार संहिता जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आदर्श आचार संहिता को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संवैधानिक समर्थन प्राप्त है। तो ये जो है गलत है। सही उत्तर चयन करना, तो इसलिए गलत है। मानदंडों के समुच्चय राजनीतिक दलों के परामर्श से बनाए गए, ये सही है। यह मतदान के दिन से प्रभावी होता है और परिणाम की घोषणा के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये गलत है। ओनली 2, यानी कि हमारा देख सकते हैं डी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ देखिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता मानदंडों का एक समुच्चय है जिसे राजनीतिक दलों के परामर्श से बनाया गया है, जिसे जिन्होंने MCC में शामिल मतलब आदर्श आचार संहिता में शामिल सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसे कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। आमतौर पर जो आदर्श आचार संहिता है चुनाव के दिन या चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के दिन से लागू हो जाती है। वर्ष 2001 में भारतीय संघ बनाम हरवंश सिंह जलाल और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है निर्वाचन अधिकारी अर्थात रिटर्निंग अधिकारी की होती है। सी नंबर का राइट आंसर है। और देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के अनुसार किसी भी राज्य संघ शासित प्रदेश में चुनाव कार्य की निगरानी के लिए राज्य संघ शासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकृत होता है। हालांकि संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास होती है। सुमेलित करना यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय दल है और इनके गठन का वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 1980 में देखने को मिलती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो 1998 में और नेशनल पीपल्स पार्टी आपको 2013 में देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत ये देखने को मिलता है हमको। ठीक है। और ये देखिए जो चुनाव आयोग है उसकी हम देखें तो ये एक प्रकार का स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी इस आयोग की होगी। 25 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस होने के कारण देखिए मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता को जागरूक करना होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव सुधार के अंतर्गत नोटा विकल्प की शुरुआत सर्वप्रथम किन राज्यों में की गई थी? नोटा। ठीक है।
तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, इन राज्यों में सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी नोटा की। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए। और नोटा का अर्थ क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2013 के जो है 4 राज्य विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान के विधानसभा आम चुनाव में नोटा विकल्प लागू किया गया। इसका प्रयोग वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा के चुनाव में किया गया था। इसके साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रयोग किया गया था। किस राज्य के संपूर्ण विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो ये जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है। गोवा, इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ पे आपको गोवा देखने को मिलेगा। ठीक है। 1999 के जो है गोवा विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किया गया था। इससे पहले वर्ष 1998 में प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार 4 राज्यों के 16वीं विधानसभा सीटों के लिए किया गया था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चुनाव सुधार समिति दी गई है, उसके संदर्भ में सही सम्मिलित करना है। तो समिति और उसका गठन कब वर्ष दिया गया है? तो ये देखिए, पहला है ताराकुंडे समिति, तो ये है जो 1974 देखने को मिलता है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इसके अलावा JS वर्मा समिति 2013, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। तो यहाँ पे हमको C नंबर का राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं। देखिए, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सुधार हेतु सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन कर चुनावी प्रक्रिया को त्वरित व पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा कई सिफारिश की गई, और ये समिति हमने अभी देखे यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे चुनावी जो प्रक्रिया है, ठीक है, चुनाव प्रणाली और साथ में जो दवा समूह, उनके बारे में हम यहाँ पे देखे हैं ओवरव्यू, और उससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। और जो ऐप है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें आपको सिक्वेंसली लेक्चर और जो PDF है वो सारी चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी।